खुशी के साथ उसकी सास रजनी सुबह सुबह सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही होती है और सब्जी वाले से सब्जियों के दाम पूछते हुए बोलती है। भैया, ये आलू कैसे दिए हैं? और प्याज और बाकी की सब्जियां भी। अरे बहन जी, अब प्याज 100 के 4 किलो और आलू 100 के 5 किलो और ये जो गोभी है ना, ये 100 रुपए किलो है। अरे भैया, सोने की गोभी बेच रही हो जो 100 की 1 किलो दे रहे हो। अरे क्या करे बहन जी, गोभी ही इतनी महंगी रही है, इसमें हमारी क्या गलती है। 60 रुपए किलो भी दोगे तो बताओ, 1 किलो गोभी ले ही लूंगी। अच्छा चलिए ना, आपका ना मेरा 70 लगा देता हूँ, बस इससे कम नहीं होगा। रजनी ऐसे ही सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। तब इसके बगल में खड़ी हुई विमला नाम की औरत, जो कि उसकी पड़ोसन थी, वो बोलती है। हाय हाय रजनी, तेरी गरीबी तो अभी भी नहीं गई। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्या हो गया? अरे तेरी बहू सरकारी नौकरी करती है, अच्छे खासे पैसे लेकर आती है, फिर भी तू सब्जियों में मोल भाव कर रही है, क्यों भाई? तो क्या सब्जी वाला जो मांगेगा दे दूंगी उसे? अरे मोल भाव तो करूंगी ही ना, वही कर रही थी मैं। बताओ, इतने गरीब घर में सरकारी नौकरी करने वाली बहू है, फिर भी सास इतनी कंजूस है। अरे मेरे घर में होती ना सरकारी नौकरी करने वाली बहू, तो मैं किसी चीज का दाम पूछ के उसका मोल भाव नहीं करती। सरकारी नौकरी वाली बहू की तनख्वाह आती है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की बर्बादी करती रहूं। सोच समझ कर ही खर्च करने चाहिए पैसे। इतना कहकर रजनी सब्जी वाले से सब्जियां लेकर पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रचना की बहू सरकारी टीचर की नौकरी करती थी, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिला करते थे। साथ ही नौकरी करने के बाद वो आसपास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। रजनी सब्जियां लेकर घर पर आती है, तभी खुशी अपनी सास के पास आती है और पैर छूकर बोलती है। माँ जी, मैं स्कूल जा रही हूँ, खाना मैंने बना कर रख दिया है, घर का काम भी कर दिया है, आप कुछ मत करना और बस आराम करना। ठीक है बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि तू आराम से बस तैयार होकर चली जाया कर। अरे काम मैं अपने आप कर लूंगी। इतने साल आपने अकेले काम किया है, अब मैं आ गई हूँ तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, चल जा तू, वरना तुझे स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। रजनी की बात सुनकर खुशी अपने घर से निकल जाती है और तभी वहाँ पर उसका पति विनय आता है और बोलता है। माँ, खुशी चली गई और ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ, तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने काम के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और खाना खा लेना टाइम से। चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और खाना भी खा लूंगा। बेटा, तुम दोनों ही काम कर रहे हो, अगर अब तुम लोग कहो तो मैं इस घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूं। हाँ माँ, घर की मरम्मत भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो ठीक ही लग रहा है, अभी रहने दो, बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब से खुशी बहू घर पर आई है ना, मेरा ये गरीब घर भी स्वर्ग बन गया है। हाँ ये तो सच है, और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि खुशी को मैं पसंद आ गया, उसने मुझसे शादी की, वरना मुझे तो लगा था हमारी गरीबी को देखकर वो मना कर देगी, क्योंकि एक तो वो अमीर थी, ऊपर से सरकारी नौकरी। सच में बेटा, पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य किए होंगे जिसका हमें ये फल मिला है। ऐसे ही माँ से बात करने के बाद विनय घर से काम के लिए निकल जाता है। दिन गुजरते हैं, क्योंकि रजनी के घर की हालत बहुत ही ज्यादा गरीब नजर आती थी। हर कोई यही कहता कि रजनी अपनी बहू की सारी कमाई खुद ही खा जाती है और घर पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती। ऐसी रजनी और खुशी दोनों बाजार से घर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें विमला मिल जाती है। विमला खुशी को देखकर बोलती है। सरकारी नौकरी वाली बहू लगता है आज छुट्टी पर है। जी आंटी जी, छुट्टी पर हूँ। वैसे बहू, एक बात पूछनी थी मुझे तुझसे। क्या कहना चाहती हैं आप? तेरी सरकारी नौकरी है, तेरा पति भी नौकरी करता है, फिर भी तुम्हारा घर टूटा फूटा है। अरे इतना पैसा लेकर कहाँ जा रही हो? घर की मरम्मत क्यों नहीं करवाते हो? हमें जब अपना घर ठीक करवाना होगा हम अपने आप करवा लेंगे। आपको कौन सा हमारे घर में आकर रहना है? अरे इन गरीबों के पाले में तो तेरी जैसी सरकारी नौकरी वाली बहू आ गई, लेकिन इनकी भुखमरी और गरीबी अभी तक नहीं गई। बताओ फिर क्या फायदा हुआ तेरी जैसी सरकारी नौकरी वाली बहू का? फायदा या नुकसान तय करने वाली आप होती कौन है? बेहतर होगा कि आप मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी ना करें और अपने काम से काम रखें। ऐसी खुशी विमला को करारा जवाब देकर अपनी सास के साथ वापस से घर आती है। घर आते ही रजनी उदास होकर एक तरफ बैठ जाती है। अपनी सास को ऐसे उदास देखकर खुशी उससे बोलती है। क्या बात है, आप ऐसे उदास क्यों हैं? आपको विमला आंटी की बातों का बुरा लग रहा है? बेटा, विमला ही क्या, पूरा मोहल्ला यही कहता है।
कि सरकारी नौकरी वाली बहू है तो उसकी सारी कमाई मैं खा रही हूँ और अपना घर नहीं सुधार रही हूँ। बोलने दीजिए ना, हमें पता है ना कि हम अपने बचत का पैसा कहाँ लगा रहे हैं। बेटा हम तो जानते हैं पर लोग तो नहीं जानते ना, लोग तो मुझे ही सुनाते हैं। लोगों की बातों को सुनना और सोचना बंद कर दीजिए माँ जी। ऐसे ही खुशी अपनी सास को काफी देर तक समझाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ लोगों का रजनी को बातें सुनाना और उसके घर में सरकारी बहू होने का ताना देना भी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे एक दिन रजनी के घर के बाहर एक भिखारी आता है और भीख मांगने के लिए आवाज निकालता है। तभी अंदर से रजनी आती है और एक कटोरी आटा उस भिखारी को दे देती है। भिखारी वहाँ से चला जाता है। तभी विमला उस भिखारी को आवाज देकर उसे 10 रुपए देती है और भिखारी फिर से आगे बढ़ जाता है। तभी विमला रजनी से बोलती है, हाय हाय रजनी, एक तो तेरी सरकारी नौकरी करने वाली बहू है, ऊपर से तो भिखारी को बस ये आटा दे रही है। कम से कम 150 तो दे देती। उसे जिस चीज की जरूरत थी मैंने उसे वही दी है। दुनिया देखी है मैंने, पर तेरी जैसी कंजूस नहीं देखी है। घर में 2-2 कमाने वाले हैं, उसके बाद भी तेरा दिल इतना छोटा है। तुम बात बात पर मेरी बहू की सरकारी नौकरी को बीच में क्यों लेकर आती हो? अरे तो क्यों ना लेकर आऊं? ना जाने तूने और तेरे बेटे ने कौन सा काला जादू किया है खुशी पर, जो वो इस टूटे फूटे मकान में आई है, वो भी तेरी बहू बनकर। वरना तुम दोनों की तो औकात ही नहीं है कि गली में झाड़ू मारने वाली भी तुम्हारी बहू बन जाए। ऐसी विमला रजनी को खूब खरी खोटी सुनाती है। विमला की बातों से रजनी का मन बहुत दुखी होता है, लेकिन घर पर किसी तरह का कलेश न हो और खुशी जाकर फिर से विमला की बेइज्जती न कर दे, इसलिए रजनी विमला की कही बात अपने तक ही रख लेती है और वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन अब रजनी का लोगों के तानों को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे एक दिन रजनी दुखी होकर अपने बहू बेटे से कहती है, खुशी, विनय, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के दोनों इस घर को छोड़कर चले जाओ। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम भला अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएं और क्यों जाएं? इसीलिए क्योंकि मैं अब लोगों के और ताने नहीं सुन सकती। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। इस गरीब और टूटे फूटे मकान में मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ माँ, क्या बात है, सही से बताओ हमें, ऐसा क्यों कह रही हो आप? माँ जी फिर से विमला आंटी ने आपको कुछ कहा है क्या? सच सच बताइए मुझे। ऐसे ही खुशी के बार बार पूछने पर रजनी रोते रोते उसको सारी बात बता देती है। अगले दिन खुशी अपने मोहल्ले के सभी लोगों को अपने घर के बाहर जमा करती है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर खुशी ने सबको क्यों बुलाया है। तभी भीड़ के बीच से विमला बोलती है, अरे तेरी सरकारी नौकरी लगी है, हम सबके परिवार वालों की नहीं लगी है। जल्दी बता क्या बात है। हम सबको घर भी जाना और घर में बहुत सारे काम भी करने हैं। आंटी आपको कुछ ज्यादा ही दिक्कत नहीं है मेरी सरकारी नौकरी से? अरे तू काम की बात कर बहू, तूने यहाँ पर सबको क्यों बुलाया है? मैंने आप सबको यहाँ पर कुछ बहुत खास बताने के लिए बुलाया है। वो क्या है ना कि आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है ना ये जानने की कि मेरे और मेरे पति की तनख्वाह आखिर जा कहाँ रही है। हम अपने गरीबी के हालातों से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, और जबकि मैं तो सरकारी नौकरी करती हूँ, फिर पैसा जा कहाँ रहा है, यही ना? मैं और मेरी पत्नी हम जो भी कमाते हैं उसमें से घर का खर्चा निकाल कर बाकी सारा पैसा गुप्त दान कर देते हैं, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, गरीब परिवार को खाना मिले और रहने की जगह मिले। लेकिन मेरी माँ को आप लोग इतना कुछ कह रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दे सब कुछ। आज के समय में अगर हम किसी और के लिए कुछ करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारे लिए बहुत कुछ करता है। जिन बच्चों को मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, वो बच्चे भी फ्री में मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ते हैं। अपनी सरकारी नौकरी की कमाई मैं सिर्फ जरूरत के लिए ही अपने पास रखती हूँ, बाकी मैं हमारे जैसे गरीब लोगों के घरों में हर महीने राशन पहुँचवाती हूँ। यही सच था जो मैं कभी किसी को कह नहीं पाई, लेकिन आप सभी को बस यही लगता रहा कि मैं गरीब सास अपनी अमीर सरकारी बहू की नौकरी का सारा पैसा खा जाती हूँ। अब तुम्हारी आंखें खुल गई है ना विमला? सबके मुंह से सारी सच्चाई सुनकर विमला का मुंह शर्म से झुक जाता है। तो अब वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के सभी लोग खुशी और विनय के सच्चे कार्य के लिए उनकी बहुत तारीफ करते हैं, और फिर कोई भी रजनी को उसकी सरकारी नौकरी करने वाली बहू का ताना नहीं मारता। कंचन अपनी माँ साधना और पिता संजय के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कंचन की दोस्त मीनू कंचन के घर आती है और खुशी से बोलती है, कंचन तुझे पता चला, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे पर तू इतनी खुश क्यों है? क्या वजह है तेरी खुशी की? अगर तू सुनेगी ना तू भी पक्का खुश हो जाएगी। हे भगवान, यार मीनू, अब जब तक तू मुझे अपनी खुशी बताएगी नहीं
तब तक मैं तेरी खुशी में शामिल कैसे होंगी? अब बता भी दे, और हाँ, अगर नहीं बताना है तो भी बोल दे। तभी मीनू उसे अपना नया फोन दिखाते हुए कहती है, ये देख, ये मेरा पहला फोन है और नया। मैं बहुत खुश हूँ। यार कितना बड़ा फोन है तेरा, और कितना सुंदर लग रहा है। इसका कलर देख यार, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, इसमें बटन कहाँ है? जब तेरे पास फोन आएगा ना तो अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। यार सही है तेरा तो। पता नहीं माँ बाबा मुझे कब फोन देंगे भी या नहीं देंगे। अच्छा छोड़, मैं चलती हूँ। बस मैं तेको यहाँ अपना नया फोन दिखाने आई थी। अब मैं चलती हूँ, बाय। अपनी माँ को देखकर कंचन अपनी माँ से बोलती है, माँ आपको पता है, जो मेरी दोस्त मीनू है ना, उसको ना फोन मिल गया है। मैं भी फोन लेना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी फोन दिला दो ना। पगला गल बाड़े का, ये फोन लेके का करबे? तोरा केकरा से बात करेगा बा? माँ अब जब बात करनी होगी तभी हम फोन लेंगे क्या? कैसी बात कर रही हो माँ तुम भी? दिला दो ना, बाबा को बोलो ना। हमसे कछु मत बोलो, समझी? तुम्हारे बाबा आएंगे, अपने बाबा से बोलना। अब हटो, हमका बहुत काम है। कंचन अपने बाबा से फोन की बात करती है, जिस पर संजय कंचन से बोलता है, कंचन बेटिया, तुमको पता है हमारे मालिक की बेटी भाग गई है। ओकर भागने का कारण पता है तुमको? नहीं पता बाबा, और हमको जानना भी नहीं है। तनिक सुनो बेटा, हमारे मालिक ने अपनी बिटिया को ईगो फोनवा दिया था, जिसकी वजह से वो कौन लड़के से बात कर रही थी। अब देखो वो लड़का के साथ भाग गई। उसके पिता उसको फोन देने से साफ मना कर रहे थे। यूं ही समय बीतता है और एक दिन साधना अपने पति संजय से बोलती है, संजय जी, हम का सोचे हैं, हमारी कंचन की उम्र हो चली है, हमको ओके हाथ पीले कर देने चाहिए। क्या बात है भाग्यवान, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम तो बहुत ही समय से सोच रहे थे कि अपनी बिटिया की शादी करवा दें। हाँ संजय जी, वैसे भी आजकल का माहौल बहुत खराब हो रहा है। समय रहते अगर हमने ऊके हाथ पीले नहीं किए तो ये गंदी हवा हमारी बिटिया को भी लग जाएगी। कुछ ही दिनों बाद अब बहुत जल्द ही कंचन के लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आता है और बहुत ही जल्द कंचन की शादी ऋषभ नाम के लड़के से हो जाती है। शादी को कई महीने गुजर जाते हैं, पर कंचन की बात ना तो उसके पति से होती है और ना ही उसकी माँ बाबा से होती है। ऐसे ही एक दिन कंचन अपनी सास रमा के पास जाती और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, शादी को पूरे 1 महीने गुजर गए हैं, पर मेरी बात ऋषभ जी से नहीं हो पा रही है। क्या आप मुझे ऋषभ जी से बात करवा देंगी? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जा मेरे कमरे से फोन ले ले और अपने पति को फोन करके बात कर ले। कंचन अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास का स्मार्टफोन ले लेती है, पर कंचन को तो फोन चलाना आता ही नहीं था। बस इसीलिए कंचन अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, आप ऋषभ जी को फोन लगा दीजिए ना। वो दरअसल मुझे ये फोन चलाना नहीं आता है। इसमें कहाँ से फोन उठाते हैं और कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं बहू, तो चिंता मत कर, मैं भी लगा देती हूँ फोन। इस तरह रमा ऋषभ को फोन लगाकर कंचन को दे देती है और कंचन ऋषभ से बात करती है। और ऋषभ से बात करने के बाद कंचन अपनी सास के पास दोबारा जाती है और उससे बोलती है, मम्मी जी, मुझे मेरी मम्मी और बाबा से बात करने का मन कर रहा है। एक बार आप उन्हें भी फोन लगा दीजिए ना। कंचन बिना फोन के रहती थी, बस इसीलिए रमा कंचन के लिए एक नया स्मार्टफोन लाती है और अपनी बहू को दे देती है। अपना पहला फोन लेकर कंचन काफी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, आपको पता है कि आपकी बहू का ये पहला फोन है। शायद आप नहीं जानती कि आपने मुझे ये फोन देकर कितना खुश कर दिया है। मैं जानती हूँ बहू कि तुझे तेरी लाइफ में पहली बार फोन मिल रहा है, क्योंकि तेरे पास फोन नहीं था और तू अपने पति से दूर भी है, तो बार बार मुझे परेशान ना कर। बस इसीलिए मैंने तुझे फोन दिला दिया। अब तुझे जब भी बात करने का मन हो कर लिया कर। मुझे भी पता है अपने पति से दूर रहने के बाद एक फोन ही तो सहारा होता है। मेरी बहू अपना पहला फोन पाकर कितनी खुश है। भगवान इसकी खुशी को यूं ही बरकरार रखे। अब कंचन को फोन तो मिल गया था, लेकिन उसको फोन यूज करना ही नहीं आता था। बस इसीलिए कंचन एक बार फिर अपनी सास रमा के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मुझे ये फोन ना यूज नहीं करना आता। क्या आप मुझे ये फोन यूज करना सिखा देंगी? बहू, इसमें ना चलाने जैसे कोई बात नहीं है। फोन चलाना बहुत आसान है। मम्मी जी, मैंने कभी फोन नहीं चलाया। ससुराल आई हूँ तब तो मैंने अपने हाथ में फोन लिया है, वरना तो मायके में कभी भी फोन नहीं देखा मैंने। बहू, तू भी ना बहुत भोली है।
कंचन की बात सुनकर रमा अब उसको फोन चलाना सिखाती है। बहू देख, ये जो साइड में बटन है ना, उससे ही फोन की स्क्रीन लॉक और अनलॉक होती है, और ये दूसरी साइड में जो 2 बटन है उससे आवाज तेज और कम होती है। और अगर तेरे पास फोन आए फिर तू फोन को ऊपर की तरफ स्वाइप कर दे और फिर तेरा फोन उठ जाएगा। बाकी तू धीरे धीरे फोन चलाना सीख ही जाएगी। एक दिन रमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, तभी कंचन के फोन में बार बार कोई अपडेट करने का नोटिफिकेशन आ रहा था। कंचन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास के पास जाती है, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है, और अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी देखिए ना फोन में क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी सहेलियों को ऐसे हंसता हुआ देखकर रमा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस समय अपनी बहू से कुछ नहीं बोलती और उसको अपने कमरे में जाने को कह देती है। कुछ समय बाद जब रमा की सारी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं, तब रमा गुस्से में अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तू गवारों वाली हरकत क्यों करती है? अरे फोन में अपडेट का नोटिफिकेशन आ रहा था, लेकिन तू है कि नोटिफिकेशन को समझ नहीं पाती। तेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है जब तुझे गवारों वाली हरकतें ही करनी है। माफ करना मम्मी जी, पर मैंने आज से पहले कभी फोन यूज नहीं किया। ये मेरा पहला फोन है, मुझे फोन की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, बाकी मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह कंचन उदास होकर वहाँ से किचन में जाने लगती है। तभी रमा जब अपनी बहू का यूं उतरा हुआ चेहरा देखती है, तब उसको भी अपने कहे हुए शब्दों का बहुत बुरा लगता है, जिस पर वो खुद से बोलती है, ये क्या कर दिया तूने रमा? तेरी बहू का पहला फोन था और उसे यूज करना नहीं आता है, इसीलिए तेरा ये फर्ज बनता था कि तू उसको फोन यूज करना सिखाए। अगर तूने उसको फोन का यूज करना नहीं सिखाया तो उसको फोन यूज करना कौन सिखाएगा? इस तरह अब रमा अपना मुंह लटकाए अपनी बहू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। अपनी सास को माफी मांगता देख कंचन को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद रमा अपनी बहू को फोन के बारे में हर वो नॉलेज देती है जो सभी को पता होनी चाहिए। इस तरह रमा की बहू का पहला फोन का सफर बहुत अजीब और गरीब रहता है।